नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त कुंतल विश्वास वेलमैक्स से आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, घर में सेफ होंगे। आज बजट का दिन है, बजट को जरूर एंजॉय कीजिएगा। अच्छे अच्छे कुछ न्यूज आ सकते हैं आप सबके लिए। इंडिया ऑलवेज चाहेगा कि वो ग्रो करे और ग्रो साथ में हम करेंगे। इसी समय कोटक म्यूचुअल फंड एक फंड लेके आया है जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चर इन इंडिया। सो मैन्युफैक्चर इन इंडिया जब भी ये बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में हिट करता है मेक इन इंडिया। यस, हम ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं या ऐसी हमारी फोकस है आने वाले दिनों में कि हमारी इंडिया मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्री में और भी ग्रो करे और भी आगे बढ़े, जो कि हम नहीं थे। एक एग्जांपल बता दो, एक स्टोरी बता दो मैं आपको। 1980s में इंडिया एंड चाइना की पर कैपिटा जो जीडीपी जो थी वो लगभग सेम थी, बट 1980 के बाद चाइना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी आगे बढ़ गया और इंडिया सिर्फ फार्मास्यूटिकल एंड सर्विस इंडस्ट्री जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में ही रह गया। तो हमने काफी ग्रोथ की है इस दो इंडस्ट्री में। हमने काफी अच्छा क्या बोले, एक्सपोर्ट भी हमने काफी अच्छा किया है। जैसे एग्जांपल सऊदी अरेबिया के बारे में बताएं, तो सऊदी अरेबिया ने जितना वो अपना तेल एक्सपोर्ट करता है बाहर के देशों में, आज के दिन में हम अपने सॉफ्टवेयर उतना एक्सपोर्ट करते हैं। राइट? तो कुंतल जी कुछ बताएंगे साथ में? कुंतल जी यस। जो लास्ट 2 साल में तो हम लोगों का पेंडेमिक सिचुएशन था, इकोनॉमिक सिचुएशन नीचे गया था बिल्कुल। मगर उस समय का जो सिल्वर लाइन था इंडियन इकोनॉमी का, वो था एक्सपोर्ट का डेटा। अगर हम पिछले 10 साल का डेटा देख लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे, 230 से 250 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता था हम लोगों का। मगर लास्ट 2 साल में वो जो डेटा है, एक्सपोर्ट का डेटा, काफी इंप्रूवमेंट आया है। लास्ट ईयर वी हैव डन ऑलमोस्ट 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किए हैं। मगर हम लोगों का इंडिया के बारे में जो कॉमन व्यू है, हम लोग सर्विस सेक्टर में अच्छा करते हैं मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतना अच्छा नहीं करते। मगर जो डेटा है लास्ट ईयर का, उसमें जो ग्रोथ आया था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आया था। जो 4 सेक्टर से सबसे ज्यादा अच्छा ग्रोथ आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों का स्पेशलिटी केमिकल है, फिर आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ऑलमोस्ट जीरो है एक्सपोर्ट के मामले में, क्योंकि हम लोग छोटे से सुनते हैं मेड इन जापान, फिर मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन मलेशिया। मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट नहीं होता था। मगर लास्ट ईयर वी हैव एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 16 बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जहां पे हम लोग पहले जीरो का बराबरी थे। और गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट 4 इयर्स का व्यू है, उसमें 110 बिलियन डॉलर का उन लोगों ने टारगेट सेट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का एक्सपोर्ट करेंगे। जी, अगर मोबाइल हैंडसेट के बारे में हम बात करें तो मैं फिर से एक आपको जस्ट डेटा शेयर करना चाहता हूं। 2015 के हिसाब से वी वेर द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड, और हम उस समय इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो इंपोर्ट करते थे, इट वाज अराउंड 8 बिलियन डॉलर्स का हम इंपोर्ट करते थे, जो कि काफी ज्यादा था। ये देखा जाता था कि हम जितना क्रूड ऑयल वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उससे ज्यादा हमारी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जो इंपोर्ट वैल्यू थी वो बढ़ गई थी। बट इन टुडेज सिचुएशन, आज के दिन में वी आर द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या मोबाइल हैंडसेट अगर आप बोले। इसके बारे में भी मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा कुंदर जी बताएं। 2015 में हम लोगों का जो इंपोर्ट हुआ था मोबाइल फोन, दैट इज 8 बिलियन डॉलर। और उस समय जो 2 छोटा कंपनी था इंडिया में, उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, इट इज ओनली 19,000 करोड़। एग्जैक्टली। हाँ। और आज के दिन में लास्ट ईयर इंडिया का जो प्रोडक्शन हुआ है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, उसका जो वैल्यूएशन है, इट इज 2.20 लाख करोड़ का प्रोडक्शन। Which is a 12 times, मतलब आप अगर 2015 के हिसाब से काउंट करें तो दिस इज 12 टाइम्स हम मैन्युफैक्चर के उस जगह में बड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी आगे बढ़े हैं। राइट? एकदम करेक्ट जी। तो सामने की तरफ अगर हम देखते हैं, दैट इज ए काफी इंकरेजिंग स्टोरी है।
क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोगों को लग रहा है अब इंडिया आगे जाएगा। सर्विस सेक्टर में तो इंडिया अच्छा कर रहा है और भी अच्छा करने का पॉसिबिलिटी बहुत सारा जगह है, मगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हम लोग पीछे गए थे वो सामने की तरफ आगे जाएंगे हम लोग। वो 4-5 पॉइंट है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रहा है, उसके साथ अगर इंडिया का उस तरीके से व्यू रहा तो हम लोग जरूर आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कुंतल जी ने अभी पैंडेमिक के बारे में बताया था, तो मैं आपको बताता हूँ कि पैंडेमिक के समय में इंडिया ने काफी अच्छा सपोर्ट दिया है। सब जानते हैं कि चाइना ने क्या एक्सपोर्ट किया और इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट किया। तो हमने काफी वैक्सीन, काफी मेडिसिन सपोर्ट हमने दिया है बाहर के देशों को, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आईटी एंड फार्मा में आज के दिनों में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। सो इन लास्ट 8 इयर्स अगर हम देखें तो 200% की ग्रोथ हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आई है। तो वी आर ऑलमोस्ट थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन दी वर्ल्ड। प्रेजेंटली वी आर द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन वर्ल्ड। और वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखें तो वी आर इन 14th नंबर इन द वर्ल्ड, राइट? करेक्ट। हाँ जी। तो आने वाले दिनों में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो हम पीछे रहने नहीं वाले, और सर्विस इंडस्ट्री बोले तो आईटी में भी हम पीछे रहने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे आपको बताया कि सऊदी अरेबिया जितनी अपनी ऑयल एक्सपोर्ट करती है, अब उससे ज्यादा हम अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। सो वी आर हेडिंग अहेड, हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। कुंतल जी आगे बढ़ते हैं। जो 4-5 पॉइंट के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट का फोकस है वो है, फर्स्ट जो है वो चाइना+1। चाइना+1 क्या है? जो आप देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल इंपेरेटिव था वेस्टर्न कंपनीज का, क्योंकि उन लोगों का जो बेस था, मैन्युफैक्चरिंग जो बेस था वो चाइना था। अब चाइना में जब प्रॉब्लम आया, उन लोगों के ऊपर फोकस है जो उनका जो प्रोडक्शन लाइन है, जो अगर इंक्रीमेंट जो जहाँ पे करना है, एडिशनल जहाँ पे इंडस्ट्री लगाना है, वो सेकेंड कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। इसमें बहुत सारा हम लोगों का भी कंपटीशन है, बाहर का बहुत सारा देश कोशिश कर रहा है जो जो नया फैक्ट्री लगेगा उसका कंट्री में जाए। मगर इंडिया का प्लस पॉइंट क्या है? वी हैव ए वेरी बिग डोमेस्टिक मार्केट। बिल्कुल। सेकेंड जो पॉइंट है, हम लोगों का जो गवर्नमेंट का जो आजकल का स्कीम है, जैसे PLI स्कीम, जो जहाँ पे बहुत सारा इंसेंटिव दिया जाएगा, नया नया जो कंपनी आएगा वो अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है चाइना+1। सेकेंड आ जाते हैं आपका, ये चाइना के साथ मैं एक बार आपको बोलना चाहता हूँ कि इंडिया इज नाउ अ मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आफ्टर चाइना इंडिया को ही काउंट किया जा रहा है। सो कोविड के समय में भी काफी चीज ऐसा हुआ कि काफी सारे कंपनीज जो इंटरेस्टेड हुए कि मैं इंडिया में शिफ्ट करूंगा। तो आने वाले दिनों में भी आप सुनेंगे कि काफी सारे कंपनीज जो है यूपी या गुजरात या साउथ के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या आ रहे हैं, या काफी सारे कंपनीज जो है आ भी चुके हैं। जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से लगभग 60% जो पॉपुलेशन की है दे आर बिलो 35 एज के हैं। और चाइना में जैसे कि एक रूल लाया गया था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी का, तो वो उसके बाद चाइना में ऐसा हुआ कि उनकी जो एवरेज एज की पॉलिसी है दैट इज मोर देन अस, मतलब उनकी जो उम्र है एवरेज एज की वो काफी ज्यादा है। तो डोमेस्टिक मार्केट अगर काउंट करें तो डोमेस्टिक मार्केट इंडिया दूसरे देशों से काफी ज्यादा या बड़ा है इंडिया की जो मार्केट है। जी कुंतल जी आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका गवर्नमेंट का PLI स्कीम। PLI स्कीम में क्या होगा, नेक्स्ट 5 साल तक गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसमें दे विल इन्वेस्ट 1.5 लाख करोड़ इन PLI स्कीम। ग्रेट ग्रेट। जिसमें से ऑलमोस्ट जॉब क्रिएशन 1 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगा, 3 से 4 करोड़ का इनडायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगा। ग्रेट। ये मैं बता दूं आपको, ये जो PLI स्कीम है इसमें 2021 में लगभग 40,000 कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड की थी इस PLI स्कीम में। ओके। सेकेंड जो है इस PLI बाई 2025 1% ऑफ इंक्रीमेंटल GDP जो रहेगा वो PLI स्कीम से ही आएगा, क्योंकि दे आर द न्यू सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं। बिल्कुल। जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो डी लिवरेजिंग ऑफ इंडियन कंपनीज का रहेगा। बाई 2020
वन का अगर डेटा ले लेते हैं, निफ्टी 50 कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट था, इट इज अराउंड 3.5 लाख करोड़ का। ओके। बाय 2023 दैट अमाउंट शुड इंक्रीज बाय 7 लाख करोड़। अब जो नेट प्रॉफिट जब कंपनी का बढ़ रहा है, वो पहले क्या कर रहे हैं, उनका जो भी डेट था वो रीपेमेंट कर रहा है, मगर कैश फ्लो उनके पास काफी बचेगा। मगर वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे? आज अगर बैंक का रेट देख लेते हैं या डेट म्यूचुअल फंड का रेट देख लेते हैं, तो इट इज नॉट वेरी इंकरेजिंग नंबर। इट विल बी इट्स अराउंड 5 to 6% काइंड ऑफ नंबर। तो उन लोगों का जो सोच है, तो उन लोगों का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, दे ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटीज। नंबर भी उभर के आ रहे हैं, स्टील, सीमेंट एंड शुगर, इन तीनों कंपनी दे आर ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो है आपका हाउसिंग। बाय 2012 में 13% ऑफ द जीडीपी हाउसिंग सेक्टर से आता था। बिल्कुल। मगर 2022 तक वो आ गया है 8% घट गया जी। और हाउसिंग ऐसा एक सेक्टर है जिसका मल्टी लेयर इफेक्ट रहता है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि हाउसिंग अगर अच्छा करेगा तो स्टील भी अच्छा करेगा, सीमेंट अच्छा करेगा, होम अप्लायंसेस अच्छा करेगा, फाइनेंस कंपनी मान लीजिए जैसे जो हाउस बिल्डिंग लोन देते हैं वो अच्छा करेगा। रेरा ने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया है। रेरा के सपोर्ट के कारण से आज के आने वाले दिनों में हाउसिंग जो इंडस्ट्री है वो काफी अच्छा करेगी। और थैंक टू द इकोनॉमी की हाउसिंग के प्राइसेस भी काफी गिरे हैं, तो ये काफी कंफर्टेबल हो जाता है लोगों को कि हम हाउसिंग ले सकते हैं। और जब से ये कोविड भी शुरू हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर, सो वर्क फ्रॉम होम कल्चर के चलते हाउसिंग की जो डिमांड है वो भी काफी बढ़ी है और आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। सो ऑलरेडी जो इन्वेंट्री है मार्केट में, उस इन्वेंट्री को धीरे धीरे अभी खत्म किया जाएगा, फिर न्यू से जो सर्कुलेशन में आएंगे। तो ये एक इंडस्ट्री है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है। करेक्ट। और आज के दिन में और एक पॉइंट भी है, जो होम लोन का इंटरेस्ट है ऑल टाइम लो है, इट इज अराउंड 6.5 है। तो एफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ रहा है। कमिंग डेज में हाउसिंग सेक्टर भी बहुत अच्छा करेगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स में लेके जाना है। बिल्कुल। जो एक पेरिस अकॉर्ड में आया था जी, बिल्कुल। हाँ, पेरिस अकॉर्ड मैं बोलता हूँ कुतल जी। पेरिस अकॉर्ड जो हुआ था उसमें ये बोला गया था कि हमारी जो टोटल एनर्जी यूज होगी उसमें से लगभग 40% ऑफ दी एनर्जी जो होगी वो रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। बट थैंक्स टू इंडिया कि इंडिया ने ऐसा कुछ कर दिया जो हमें 2030 में करना था कि 40% ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, वो हमने 2021 में ही कर दिया। तो 9 साल पहले हम अपनी रिन्यूएबल एनर्जी जो है 40% तक हम पहुंच चुके हैं। बहुत पहले हम लोग टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, जैसे ईवी हो गया, सोलर पैनल हो गया, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, जिसलिए शुगर इंडस्ट्री प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं। हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो गया, दे आर द न्यू टेक्नोलॉजी। और इसमें काफी डिस्ट्रप्शन भी आएगा, क्योंकि अब सोनी, सैमसंग ऑल आर इनटू द ईवी सेक्टर में आ रहे हैं जी। तो आज के दिन में अगर हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो स्टॉक है, उसका जो प्राइस है दैट इज काफी रीजनेबल है। गवर्नमेंट का मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इसीलिए दे आर गिविंग मच मोर इंसेंटिव एंड टैक्स रिबेट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टैक्स रिडक्शंस काफी सारे हैं जी। तो कमिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस भी है कि जल्द से जल्द सारी कुछ चीज को क्लियर किया जाए। एकदम। तो इसीलिए कमिंग 3 से 5 साल में इस सेक्टर में हम लोगों को काफी अच्छा नंबर दिख सकता है जी। जो नया कंपनी या पीछे का भी जो कंपनी है, दे आर डू गुड इन कमिंग फ्यूचर। करेक्ट। सो ऑल टुगेदर अगर हम अपनी आज के डिस्कशन के बारे में बात करें तो कोटक मैन्युफैक्चर इन इंडिया जो फंड है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छा करेगा। इसके लिए समय जो है वो आप 3 से 5 साल का रख सकते हैं। इसमें जरूर आप SIP भी कर सकते हैं और वन टाइम भी कर सकते हैं। SIP ऑफ ₹1000 इज मिनिमम एंड लमसम अगर आप करते हैं इस समय तो 5000 इज मिनिमम अमाउंट। 1 तारीख से 15 तारीख तक ये फंड अवेलेबल है। उसके बाद NFO क्लोज हो जाएगा, फिर वो ओपन मार्केट में रहेगा। यू कैन बाई इट एनी टाइम, यू कैन सेल इट एनी टाइम। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको ये फंड अच्छा लगता है, इस फंड की ऑब्जेक्टिव अच्छी लगती है, तो हमसे जरूर कनेक्ट करें। मैं बिजू चक्रवर्ती और कुंतल विश्वास वेलमैक में हम आप सबके लिए प्रस्तुत हैं, आप सबके लिए ऑलवेज उपलब्ध हैं।
हमारी कॉन्टेक्ट नंबर या डिटेल्स दी हुई रहेगी। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप हमें फोन करके पूछ सकते हैं या आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सो दैट आने वाले दिनों में नए नए डिटेल्स और भी रहेंगे जो वो आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच। हम आज यहीं खत्म करें।